रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए डिवोर्स पिटीशन में एक 6 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड को भी वेव ऑफ करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हस्बैंड एंड वाइफ को इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डिवोर्स दिया। यह स्पेशल पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 में दी गई है। तो ये इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का जो ग्राउंड है, इसका मतलब क्या होता है? और हमने तो देखा है कि डिवोर्स के लिए अलग ही पर्सनल लॉज एंड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं जो कि फैमिली कोर्ट में रन होते हैं। तो ऐसा किन केसेस में होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद डिवोर्स ग्रांट कर सकता है अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 में दी गई है। तो इन बड़ी बड़ी बातों को समझने से पहले कुछ छोटी बातों पर ध्यान देना रहेगा। स्टेप वाइज हम चीजों को समझेंगे। तो आइए एक बड़े पहाड़ को छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले जानिए हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 क्लॉज बी, जो कि डील करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से। यह सेक्शन में बताया गया है कि यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपसी सहमति से अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि दोनों की कंसेंट रहती है, दोनों चाहते हैं कि हम हमारी मैरिज को डिसॉल्व कर दें। इन शॉर्ट कहें कि दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स मांगते हैं। सेक्शन 13 क्लॉज बी सिर्फ इतना कहता है, बट कुछ कंडीशंस बताई गई है। अभी हम डिवोर्स के पिटीशन कैसे फाइल करी जाए, उसका क्या प्रोसीजर होता है वो समझेंगे। उसके अंदर ही मैं आपको कंडीशंस भी बता दूंगा। तो देखिए प्रोसीजर अगर समझे हम, तो क्योंकि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, तो यहाँ पर दोनों कपल्स की तरफ से जॉइंट पिटीशन फाइल होगी फैमिली कोर्ट में। बट यह फर्स्ट पिटीशन फाइल होने से पहले यह होना जरूरी है कि वह हस्बैंड और वाइफ 1 साल या उससे अधिक से वो सेपरेट रह रहे हो। शादी के बाद जो मैरिटल ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज रहती वो नहीं निभा रहे हैं। उनको ऐसा करते करते 1 साल या फिर उससे अधिक हो चुका है। उसके बाद वो जॉइंटली पिटीशन फाइल करेंगे, जिसको फर्स्ट पिटीशन बोल दिया। उसके बाद कोर्ट में अपीयर होंगे, हियरिंग होगी दोनों साइड से, कोर्ट दोनों के डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेगी। उसके बाद कोर्ट का एक अटेम्प्ट रहता है कि पार्टीज के बीच में अगर जो कंफ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, वो अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। घर खत्म होने से जुड़ जाए वो ज्यादा अच्छी बात होती है, कोर्ट्स अक्सर करती भी है। और अगर कोई ऐसी होप उनको नहीं दिखती है तो उसके बाद वो डिवोर्स के मैटर को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट पिटीशन फाइल करने के बाद आपको 6 मंथ का वेटिंग पीरियड मिलेगा, जिसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। उसके बाद आप सेकंड पिटीशन फाइल करोगे, जिसको सेकंड मोशन भी कहते हैं। इस सेकंड मोशन में आपकी कोर्ट से मांग यही रहेगी कि हमको आप डिवोर्स ग्रांट कर दो। बट यह सेकंड मोशन आप इस फर्स्ट पिटीशन के 6 मंथ के बाद ही ला सकते हैं। और कब तक ला सकते हैं? तो इस फर्स्ट पिटीशन के 18 मंथ के अंदर अंदर आपको सेकंड पिटीशन फाइल करनी होगी। अगर नहीं करते हो तो डिसमिस कर दिया जाएगा। अब ये जो बीच का जो 6 मंथ का वेटिंग पीरियड है, जिसको कूलिंग पीरियड कह रहे हैं, इसको देने का मतलब यही है कि अगर पार्टीज जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो जाए, अगर वो चाह रहे हैं उनका जो कन्फ्लिक्ट है वो अगर सुलझ जाए, सॉल्व हो जाए, अगर वो साथ में वापस रहना चाह रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम वापस रह सकते हैं, हमारे बीच में जो भी चीज़ें हुई थी वो सब सॉल्व हो गई, रिकन्सिलिएशन हमारे बीच में हो सकता है, तो इट्स वेल एंड गुड। और अगर नहीं तो सेकंड मोशन सेकंड पिटीशन फाइल करो 6 मंथ के बाद, जो कि होगी, और 18 महीने के अंदर अंदर होगी उस फर्स्ट पिटीशन से। फिर उस सेकंड मोशन में कोर्ट को अगर सूटेबल लगता है तो वो डिवोर्स ग्रांट करती है, और अगर नहीं तो नहीं करती। तो ये एक टाइमलाइन हमने देखी कि कपल्स का 1 साल या उससे अधिक वो सेपरेट रह रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट पिटीशन फाइल करेंगे। उसके बाद सेकंड मोशन में आने के लिए वो 6 मंथ का उनको वेट करना रहेगा। उसके बाद सेकंड पिटीशन फाइल करेंगे, जिसमें उनकी यही मांग रहेगी कि हमको डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। सेकंड मोशन कब तक ला सकते हैं? तो उस फर्स्ट पिटीशन के 18 मंथ के अंदर अंदर, और 6 मंथ के बाद वह सेकंड मोशन ला सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये 6 मंथ का जो वेटिंग पीरियड है इसको वेव ऑफ किया जा सकता है क्या? तो आइए केस से समझते हैं। 2017 के अमरदीप सिंह वर्सेस हरदीप कौर के केस में यह बताया गया कि ये जो सेक्शन 13B क्लॉज 2 में 6 मंथ का वेटिंग पीरियड जो दिया गया है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में इसको वेव ऑफ किया जा सकता है। 2010 में मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल में भी यही हेल्ड किया। अगर कोर्ट उनको 6 मंथ का पीरियड दे रही है एंड उसकी वजह से उनको हार्डशिप, पेन और सफर हो रहा है, तो फिर क्या ही मतलब? अगर वो रिकंसिलिएशन उनके बीच में हो ही नहीं सकता तो क्यों दिया जाए 6 मंथ का वेटिंग पीरियड? कोर्ट दे भी रही है तो उसकी वजह से उनको पेन या सफर ही हो रहा है, तो ना दिया जाए। 2021 के अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल के केस में भी कहा कि आप ये 6 मंथ का पीरियड क्यों दे रहे हैं? ये कूलिंग पीरियड एक तरीका सा चांस है। अगर पार्टीज आपस में रिकंसिलिएशन कर सकती तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पर रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। करवा दे तो वही सफर होंगे, तो कोई नेसेसरी नहीं है यह 6 मंथ का वेटिंग पीरियड उनको देना। तो यह भी जान लिया हमने कि जो 6 मंथ का वेटिंग पीरियड क्यों दिया जाता है, और क्या इसको वेव ऑफ किया जा सकता है? नहीं, तो किया जा सकता है। कुछ केसेस हमने देखे, उसमें यही बताया कि एक्सेप्शनल केसेस में नेसेसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये 6 मंथ का वेटिंग पीरियड पार्टीज को दिया ही जाए। अब आते हैं हम कि जो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का जो ग्राउंड है, इसका मतलब क्या होता है। 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नवीन कोहली वर्सेस नीतू कोहली के केस में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को डिफाइन किया
कि जो पार्टीज काफी लॉन्ग पीरियड से कंटिन्यूसली सेपरेट रह रही है, अब इनके बीच में रिकंसिलिएशन करवाना पॉसिबल नहीं है। इनकी मैरिटल रिलेशनशिप कंप्लीटली फेल्ड हो चुकी है, इस रिलेशनशिप को रिपेयर कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में पार्टीज इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, कई फैक्टर्स देखे जाते हैं कोर्ट के द्वारा, उसके बाद ही इस ग्राउंड पर डिवोर्स मिलता है। और देखिए सेक्शन 13 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें कई सारे ग्राउंड्स बताए गए हैं डिवोर्स के लिए, बट वहां पर इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का जो ग्राउंड है वो कहीं भी मेंशन नहीं है। तो ये कहां से आया? तो केस टू केस जुडिशरी ने ही इस ग्राउंड को इवॉल्व किया है। अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन के केस में यही हेल्ड किया कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का जो ग्राउंड है वो कहीं भी हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन्ड नहीं है, इसको जुडिशरी ने खुद बनाया है। तो इससे यह समझ में आ गया कि अगर आपको इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डिवोर्स चाहिए तो आपको आर्टिकल 142 के तहत यह डिवोर्स ग्रांट होगा। और उसके भी कई फैक्टर्स है जो कि आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कई फैक्टर्स है, आपको कोर्ट को कन्विंस करना रहेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। काफी समय से सेपरेट रह रहे हैं, रिकंसिलिएशन पॉसिबल है ही नहीं, और भी कई सारे पॉइंट्स फुलफिल करना रहता है, तभी जाकर कोर्ट डिवोर्स ग्रांट करती है। तो ये 142 का जो आर्टिकल है इसको भी समझते हैं ये क्या कहता है। यहाँ पर आ जाती है स्पेशल पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 यही कहता है कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ऑर्डर या डिक्री पास कर सकती है। और इस केस में क्या हुआ, जो पार्टीज थी वो आर्टिकल 142 के तहत ही अप्रोच करा था उन्होंने। काफी सालों से वो हस्बैंड और वाइफ सेपरेट रह रहे थे, रिकंसिलिएशन कोई पॉसिबल है। अब इस केस में उनको कोई वेटिंग पीरियड तो देने की जरूरत है नहीं। अब इस केस में उनको डिवोर्स अगर नहीं दिया जाता है तो फिर एक तरीके से वो फ्रस्ट्रेट ही होंगे और सफर होंगे, और उनके साथ कहें कि अब एक इनजस्टिस होगा, तो वो इनजस्टिस ना हो, उनको डिवोर्स ग्रांट करके एक कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ये आर्टिकल 142 के तहत डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया। बट ये सब जब ही हो सकता है जब पार्टी कोर्ट को कन्विंस कर दे कि हम काफी लॉन्ग समय से रह रहे हैं सेपरेट, हमारे बीच जो मैरिटल रिलेशन है वो कम्प्लीटली फेल्ड हो चुका है, अब वर्क हो ही नहीं सकता। एंड आपके कहने से ही नहीं, यहाँ पर कोर्ट खुद एनालाइज करती है, वेरियस फैक्टर्स देखे जाते हैं इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड को बनाने के लिए, और अगर ये सब फुलफिल होते हैं तो कोर्ट इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड पर आपको डिवोर्स ग्रांट कर देती है। और जो कि यहाँ पर हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक चीज और क्लियर की कि ये आपका कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर है कि वो आपको डिवोर्स ग्रांट करे या नहीं। सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर वो कन्विंस हो जाती तो ही वो कोर्ट आपको डिवोर्स ग्रांट करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और क्लैरिफाई कर दी कि क्या आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन फाइल करके क्या डाइवोर्स लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से? क्या हमारी मैरिज जो है काफी समय से हम सेपरेट रह रहे हैं, कंप्लीटली फेल्ड हो चुकी है हमारी रिलेशनशिप, इसलिए हमको आप डिवोर्स ग्रांट कर दीजिए क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट टू लाइफ का वायलेशन है। तो देखिए ऐसा नहीं है। जैसे कि 2010 में पूनम वर्सेस तनवार का केस, इसमें कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड कर दिया था कि आप आर्टिकल 32 एंड 226 में जो रिट पिटीशन फाइल करके हम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं, इन आर्टिकल के तहत रिट पिटीशन फाइल करके डिवोर्स की मांग नहीं कर सकते। अगर आपको आपकी मैरिज डिसॉल्व करवाना है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर, तो आपको आर्टिकल 142 में ही जाना पड़ेगा। तो इतना ही था हमारे इस वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा, काम है मेरा अवगत करना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो भी वहां भी फॉलो करिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।